What's up everyone? Welcome back to the channel guys. लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि है द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी आप करते हो, आपका चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो जाता है कंप्लीट। आफ्टर दिस विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 3 दैट इज पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, चैप्टर नंबर 2 हमारा पूरा होने वाला है। Then we'll move forward towards a new chapter. चलिए, let's begin. आइए जी, अब समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ कंपनी। देखो, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, अकेला ओनर। पार्टनरशिप पढ़ा, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलजुल के बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसके अंदर एंसेस्ट्रल बिजनेस पुराने समय से चला आ रहा, फैमिली टू फैमिली बिजनेस, उसको हम HUF बोल देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ा, जिसके अंदर मेंबर्स मिलजुल के बिजनेस करते हैं अपने वेलफेयर के लिए। नाउ दिस इज द टर्म जब हम पढ़ने वाले हैं हमारा सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं द कंपनी। कंपनीज आप सबने सुना है दो प्रकार की, जनरली लोग जानते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। और भी तरीके की कंपनीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, वेरियस अदर कंपनीज एज वेल, जो अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो हम सब वो डिटेल में वन ऑन वन यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कंपनी होता क्या है। तो देखो, जब आपका बिजनेस एक बड़े लेवल पे चला जाता है तो आप लोग क्या करते हो, खुद को एज अ कंपनी रजिस्टर करते हो। कंपनी रजिस्टर कहाँ पे करना पड़ता है? कंपनीज एक्ट में। अभी कौन सा कंपनीज एक्ट चलता है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी में दो तरह की कंपनीज जो मेजर आपको पढ़नी है, प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप, मैं, हम 100 लोग पैसा लगा के कोई कंपनी बना रहे हैं तो हमारी वो प्राइवेट कंपनी बनेगी। जब वो कंपनी 200 लोगों ने पैसा लगा लिया, अभी भी पैसा कम पड़ रहा है, कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, पैसा अभी भी कम पड़ रहा है, तब हम लोग सीख करते हैं कि हमें अब पैसा चाहिए बाहर से, पब्लिक से। फिर वही कंपनी क्या कहलाती है? द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, है ना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ लोग मिलजुल के पैसा लगाते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं वो लोग पैसा लगाते हैं, प्राइवेट कंपनी बन जाता है। वही कंपनी जब उसको लगता है कि यार इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है, अब हमारा पैसा नहीं सफिशिएंट है, हमें और पैसे की जरूरत है, तो अब हमें पब्लिक को शेयर इशू करने पड़ेंगे, अब हमें पब्लिक को शेयर्स बेचने पड़ेंगे, जनता शेयर खरीद पाए, वही कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। यही जब सरकार अपना कंपनी चालू करती है तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोल देते हैं। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में। बेटा, जनता का कंपनी है, अगर प्राइवेट लोग मिलजुल के पैसा लगा के कंपनी चालू कर रहे हैं तो वो एक प्राइवेट कंपनी होगी। वही प्राइवेट कंपनी में अगर पब्लिक ने पैसा लगाना चालू कर दिया, शेयर खरीदने शुरू कर दिए, तो वो एक पब्लिक कंपनी बन गई। वहीं जो सरकार ने बनाई है, जिसमें 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। एज पर द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सबसे पहले कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कंपनी की अपनी पहचान है, कंपनी अपने नाम से जाना जाता है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अपना लीगल आइडेंटिटी है, यानी कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है, कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकता है, कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी में गो ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आते जाते रहते हैं बट कंपनी जाएगा, फॉर एवर चलता रहेगा। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील किसको बोलते हैं? सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी की अपनी पहचान है तो कंपनी अपने नाम से तो कुछ ना कुछ करेगा, तो जो स्टैंप लगाया जाता है उसको सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कॉमन सील बोलते हैं। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वही लोग ओनर्स ऑफ द कंपनी भी होते हैं। While the board of directors is the chief managing body elected by the shareholder। अब याद रखना बच्चों, ओनरशिप कौन करता है? ओनर करता है, जिसने पैसा लगाया है, लेकिन मैनेजमेंट ओनर नहीं करता। मैनेजमेंट कौन करता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि डायरेक्टर जरूरी नहीं है कि ओनर हो सकता है डायरेक्टर सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए बैठा हो। तो ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर, जिसके पास शेयर है, जिसने पैसा लगाया। मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। समझे? तो कंपनी में ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होती है। ओके, अच्छा जी, क्या क्या फीचर्स होते हैं बेटा? देखो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं। नंबर 1,
आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कंपनी एक सेपरेट पर्सन है जिसका अपना नाम होगा, जो अपने नाम से जानी जाएगी, अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ and exist independent of its members. Like natural persons, a company can own property, कर्जा ले सकती है, बोरो कर सकती है मनी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, sue and be sued, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब एक कंपनी अपने नाम से जानी जाती है, कंपनी का एक खुद की पहचान है, एक कंपनी को किसी और की जरूरत नहीं है, कंपनी की खुद की पहचान होती है। आप जानते हो ना यार, आप जब आपका नेटवर्क जाता है तो आप बोलते हो ना जियो का नेटवर्क गया, कभी आपने बोला मुकेश का नेटवर्क गया? जियो एक सेपरेट एंटिटी है और मुकेश भाई ओनर है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, राइट। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन। कोई भी कंपनी फॉर्म कैसे होगी? अब देखो ये थोड़ा सा अभी तक की आपने जितनी भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, ये थोड़ा सा सब में टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है। तो क्या लिखा है? द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वो सब आसान होता है, लेकिन कंपनी में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। It involves preparation of several documents, compliance with legal requirements before it can start functioning. Incorporation is compulsory. Registration क्या है? Compulsory है under the Companies Act 2013. तो अगला हमारे पास आता है द परपीचुअल सक्सेशन। सर व्हाट इज परपीचुअल सक्सेशन? जो मैंने आपको बताया, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम एंड गो। कंपनी में लोग पैसा लगाते रहते हैं, शेयर्स बेचते रहते हैं, तो शेयर होल्डर कभी कोई, कभी कोई, कभी कभी ऐसा होता है, बट कंपनी रुकता नहीं है, कंपनी में गो ऑन फॉरएवर। तो क्या लिखा है? द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय कमिंग एंड गोइंग ऑफ द मेंबर्स। कंपनी इज क्रिएटेड बाय द लॉ एंड द लॉ कैन ओनली ब्रिंग इट टू द एंड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल। तो सर कंट्रोल किसका होता है कंपनी में? देखो यार, ऑनर्स ने तो पैसा लगाया, शेयर होल्डर ने तो पैसा लगाया, लेकिन कंपनी कंट्रोल कौन कर रहा है, कंपनी चला कौन रहा है? दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेनली जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में है? सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। तो क्या लिखा है? द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी बट दे डू नॉट हैव द राइट टू बी इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसी होती है कंपनी की? लाइबिलिटी बच्चे लिमिटेड होती है, जितना आपने पैसा लगाया है बस उतने तक ही आप लाइबल हो, उससे ज़्यादा पे आप लोग लाइबल नहीं हो। तो द अमाउंट यू हैव पुट इन द कंपनी, बस उतने के लिए आप लाइबल हो, उससे ज़्यादा में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कॉमन सील, कॉमन सील क्या है? कॉमन सील इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वहाँ पे कंपनी का सिग्नेचर लगेगा ना, दैट इज कॉमन सील। क्या होता है? अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। इफ द कंपनी हैज़ अ कॉमन सील इट मस्ट बी अफिक्स्ड to the documents such as agreements of the company. If a company doesn't have a common seal, नहीं है, तो फिर बेसिकली कोई ना कोई कंपनी के बिहाफ पे सिग्नेचर करता है, जो कि यूजुअली डायरेक्टर्स में से होते हैं। ओके। रिस्क बेयरिंग, रिस्क किसका होता है? रिस्क बेसिकली डिवाइडेड होता है इन बिटवीन द शेयर होल्डर्स। जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है वो सब आपस में शेयर करके चलेंगे। अगर 10 लोगों ने पैसा लगाया तो रिस्क ऑफ लॉस भी 10 ही में बेयर होगा, ठीक है। The risk of losses in a company is borne by all the shareholders. This is unlike the case of sole proprietorship or partnership, जहाँ पे one or few persons respectively bear the losses. Sole proprietor में सब एक ही का होता है, पार्टनरशिप में 2-4 जितने लोग होते हैं उनका होता है, कंपनी में ऐसा नहीं है, जितने लोग हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब आता है कि सर क्या मेरिट्स हैं, हम कंपनी क्यों बनाएं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनी, क्यों बना के चलें? तो देखो सबसे बड़ा बेनिफिट लिमिटेड लाइबिलिटी। आपके पर्सनल एसेट्स बच जाएंगे भैया, आपके कपड़े मकान दुकान बच जाएंगे अगर कंपनी नुकसान में भी चली गई, क्योंकि आपने जितना पैसा लगाया है बस आप उतने के लिए ही लाइबल हो, उससे ज़्यादा के लिए आप लाइबल नहीं हो। तो कंपनी में लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, द लिमिटेड लाइबिलिटी। द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। बस उतना ही पैसा जितना आपका बचा है देना, आप उतने तक के लिए ही लाइबल हो, ज़्यादा के लिए आप लाइबल नहीं हो। आगे क्या लिखा है? ऑल्सो ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल डेट। सिर्फ एसेट्स ऑफ द कंपनी यूज होंगे कर्जे चुकाने के लिए, ऐसा इन्वेस्टर के ऊपर कोई पर्सनल एसेट्स का रिस्क नहीं है उसके, ठीक है।
परपीचुअल एग्जिस्टेंस, दूसरा मेरिट कंपनी का यही है कि कंपनी चलती रहती है। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाता था, पार्टनरशिप खत्म हो जाता था, पार्टनर को कुछ भी हुआ तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हमेशा वही अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न है, कंपनी में गो ऑन फॉर एवर, चलता रहता है, मेंबर्स में कम एंड गो, लेकिन कंपनी रुकती नहीं है। नेक्स्ट तीसरा क्या फायदा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो आपका शेयर है आप उसको आसानी से बेच सकते हो किसी और इंडिविजुअल को। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, मैं ऑनर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, अब मैं वहां से बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं उसको किसी को भी बेच के बाहर निकल सकता हूं। मैं जब बेचूंगा तो वो इन्वेस्टर हो जाएगा, वो ओनर हो जाएगा, क्योंकि उसने पैसा लगा दिया। तो इंटरेस्ट ट्रांसफर करना बहुत ईजी है। पहले मैं मालिक था उस कंपनी का, वो इंसान मालिक हो गया उस कंपनी का। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी ईजी। The share of the public limited company can be sold in the market and can be easily converted into cash. Professional management, कंपनी के पास पैसा होता है, कंपनी के पास प्रोफेशनली चीज़ें करने के लिए समय होता है, तो कंपनी के पास ऑप्शंस अच्छे होते हैं चीज़ें मैनेज करने के। कंपनी ऑलवेज हैव अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिसकी मदद से कंपनी सारी चीज़ें पूरी कर सकती है। क्या लिखा है, अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरी टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स, इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो हर डिपार्टमेंट कौन लीड कर रहा होता है, एक एक्सपर्ट, क्योंकि कंपनी के पास पैसा है यार, कंपनी प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती है, कंपनी के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो उस सिनेरियो में कंपनी का मैनेजमेंट ऑब्वियसली प्रोफेशनल होगा ना, ये एडवांटेज है कंपनी को। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप फॉर एक्सपेंशन होता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा होते हैं। कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं होता जितनी बड़ी कंपनी हो जाती है, ये आप जानते हो। A company has large financial resources as compared to other forms of business organizations. A company can attract capital from public as well as, पब्लिक से ले सकते हैं as well as through loans ले सकते हैं, आसानी से लोन मिलते हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी के पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो लोन्स में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम कंपनी में नहीं आती, तो एक्सपेंशन करना आसान होता है कंपनी के लिए। डीमेरिट्स क्या होंगे कंपनी के? सबसे पहला डीमेरिट है बनाना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। आप कंपनी बनाने के लिए जाओगे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। कॉम्प्लेक्स क्यों लगेगा सर? क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेलिटीज़, तो आपको थोड़ी समस्या आएगी जब भी आप कंपनी बनाने के लिए जाओगे। क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम, एफर्ट एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज ऑलवेज अ लेंदी वन, जिसमें बहुत समय लगता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनी में आपकी कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रहेगी, क्योंकि जनता ने पैसा लगाया है तो आपको अपने सारे अकाउंट्स जनता को बताने पड़ेंगे कि आपने क्या कमाया, कितना कमाया। आपको हर चीज़ पब्लिक के आगे रखनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक ने पैसा लगाया होता है, और कंपनीज एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंगली भी आपको सब कुछ पब्लिक को बताना होता है कि कंपनी कर क्या रही है, राइट। कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स each public company to provide from time to time a lot of information to the office of the registrar of the companies. Such information is available to the general public also. ठीक है। Impersonal work environment, कभी कभी impersonal work environment हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो ओनर है उसने पैसा लगाया, अब वो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सारा मैनेजमेंट किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। तो जिसने पैसा लगाया वो काम ही नहीं कर रहा है ना, तो समटाइम्स इम्पर्सनल लगता है कि यार मज़ा ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, पैसा किसी का लगा हुआ है, काम कोई कर रहा है, कस्टमर कोई है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट वाली फीलिंग आती है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशन इन विच देयर इज अ लैक ऑफ एफर्ट। जो मैनेजमेंट है कई बार एफर्ट ही नहीं लगा रहा, क्योंकि पैसा तो उनका लगा नहीं हुआ, एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। लार्ज साइज फर्दर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर टॉप लेवल टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट। इतना बड़ा कंपनी हो जाता है कि टॉप लेवल के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो पर्सनल कॉन्टैक्ट बना पाए हर किसी से, तो काफ़ी इम्पर्सनल मैनेजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूमरस रेगुलेशंस। न्यूमरस रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है? न्यूमरस रेगुलेशंस का मतलब होता है कंपनी को कंपनीज एक्ट के, फिर सेबी के, सेबी क्या है? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बेसिकली कंपनीज के ऊपर एक नज़र रखता है कि कंपनीज ठीक से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करके चलने पड़ते हैं कंपनी को। कंपनीज एक्ट के फॉलो करो, सेबी के फॉलो करो, उसके बाद बिजनेस रेगुलेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सरकारी ऊपर से इतने सारे रेगुलेशंस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। ये एक ड्रॉबैक है। द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी is subject to many legal provisions
and compulsions. ठीक है, a company is burdened with numerous restrictions in respect of aspects relating to audit. ऑडिट का मतलब जब बुक्स चेक होती हैं, ऑडिट मैंडेटरी होता है, वोटिंग कैसे होनी है, रिपोर्ट्स कैसे बननी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनने हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है. इसके बाद डिले इन डिसीजन मेकिंग. अब डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी समय लगता है. सर डिसीजन मेकिंग में समय क्यों लगता है? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर डिसीजन पे वोटिंग होगी, हर डिसीजन पे समय लगेगा. एक कॉन्क्रीट डिसीजन ढूंढना हमेशा मुश्किल हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए. तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा से रहती हैं हमारे पास जब हम कंपनी की बात करते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या आता है बेटा जी? इसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट. ये मैंने आपको बताया ही था, ये सब जगह सेम चल जाता है. जहाँ पे भी नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. सही है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये आपके डीमेरिट्स आ जाएंगे सारे के सारे. अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कंपनीज. कितने तरीके की कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज. तो देखो, ऑल्दो बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, बट हमें जो मेजर पढ़नी है वो है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में फ़र्क क्या होता है. तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, हम दो लोगों ने मिलके बिजनेस चालू करा और हमें लगा यार कंपनी बनानी चाहिए, बड़े लेवल पे करेंगे इसको. हम कंपनी बना के आपको एक लीगल पहचान मिल जाती है, सेपरेट एंटिटी हो जाता है, कंपनीज की इज्जत होती है सब जगह, लोन्स वोन्स ईजी होते हैं कंपैरेटिवली. तो हमने एक कंपनी बना ली. अब दो लोगों ने बनाई, 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 10 हो गए, 100 हो गए, 200 तक मैक्सिमम हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं. तो वो एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी. अब हमें लगा यार हमें और पैसों की ज़रूरत है. अब इतने लोग कहाँ से लाएं? तो हमने क्या करा, जनता को बोला कि क्या आप हमारे शेयर खरीदना चाहते हो, हम आपको अपना ऑनरशिप देंगे, आपको मालिक बनाएंगे और आप पैसा लगाओ. तो जनता ने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि जनता जान गई थी अभी तक 200 लोगों की कंपनी कोई छोटी कंपनी थोड़ी ना होती है. जनता जान गई थी, तो जनता ने भी पैसा लगाना शुरू कर दिया. अब वही प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पब्लिक कंपनी में. समझे? तो देखो क्या है, सबसे पहले अ प्राइवेट कंपनी हैज़ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स. जबकि पब्लिक कंपनी कितने से शुरू हो सकती है? 7 मेंबर्स से कम 7, और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं. देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स इन अ कंपनी. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 हो सकते हैं कम से कम, मिनिमम 2. प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 3 कम से कम चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 15 और यहाँ पे 3 से 15, ये हमारे पास नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर मेंबर्स की डिटेल्स हैं. इंडेक्स ऑफ मेंबर्स यहाँ पे बनाना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बनाना कंपलसरी है. इसके बाद प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लगा के चलती है? प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी. पब्लिक कंपनी सिर्फ लिमिटेड लगाती है. ठीक है. इन्विटेशन टू पब्लिक, क्या प्राइवेट कंपनी में पब्लिक शेयर खरीद सकता है? क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट करता है शेयर्स खरीदने के लिए? नहीं. द प्राइवेट कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज. जबकि पब्लिक कंपनी करता है. यहाँ पे तो जनता पैसा लगाता ही है. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्या मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं पब्लिक में? नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी है. यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, आर रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे हो सकते हैं. द मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर अलाउड टू ट्रांसफर देयर शेयर्स. ये बेसिक डिफरेंस होता है बेटा जी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं. अब आ रहा है बेटा जी हमारे पास ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी. 1 पर्सन कंपनी क्या है? जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, जैसे वैसे ही अगर एक अकेला इंसान कंपनी बनाना चाहता है तो वो भी खुद को रजिस्टर कर सकता है एज अ कंपनी. उस कंपनी का स्पेशल नाम रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी. विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये 2013 में ही आया बेटा जी. अ सिंगल पर्सन कुड कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी. एक सिंगल पर्सन भी कंपनी बना सकता है जिसको ओपीसी बोलते हैं. ठीक है. 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर. दैट 1 पर्सन विल बी द शेयर होल्डर. इट अवेल्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड जैसा होता है. सेपरेट लीगल एंटिटी, पर्सनल एसेट्स बचेंगे, बिजनेस लायबिलिटी से परपेचुअल सक्सेशन होगा, सब सेम प्राइवेट लिमिटेड जैसा है, बस मेंबर एक ही होगा. तो गाइज दैट इज इट. ये थी हमारे पास प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी. अब हमारे पास आ गया एक बेसिक चार्ट जिसके अंदर आप पूरा ही चैप्टर एक ही चार्ट से रिवाइज कर सकते हो. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, फॉर्मेशन कैसे होगा, कितने मेंबर्स होंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना कितना होना चाहिए, उसके बाद लाइबिलिटी किसकी कितनी कितनी होती है, कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे है और कंटिन्यूटी कैसे है. इस पूरे चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो.
ये आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपका पूरा ही चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। मिलूंगा मैं आपको नई वीडियोस में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ते रहो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।